Hi everyone. Today we are going to do government budget chapter from NCRT, and we have started a series where we are covering NCRT in detail, and I am reading with you and I'm explaining you everything so that you don't feel left out. And I am not picking nitpicking topics, different topics, and I'm just telling you, okay, study this and that, because then I know that some of you do not get that satisfaction that you've already read the chapter, and many of you have this doubt that do we have to actually read macroeconomics from NCRT? Yes, guys, you have to. And once you clear your basics from NCRT, I believe I throw any question at you, be it a 6 marker which is going to come in CBSE boards, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो MCQ का सीक्वेंस बेस्ड हो, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, कैसा भी क्वेश्चन हो जो सीयूईटी में आने वाला है, कुछ भी हो, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो. एंड इसी वजह से एनसीईआरटी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट बिकॉज as you know that we are covering the entire chapter, so the classes are longer. And yes, every time when you start reading a chapter, guys, this is also very important, the introduction bit or the part that is there, that you study before any main topic is started. So that's important. Like, this paragraph is also important. So let's just quickly give it a read. And मीनवाइल मैं आपको समझाती जाऊंगी बीच में जहां मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझाने की जरूरत है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, गवर्नमेंट बजट और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि हर साल बजट आता है, एंड वो समझने के लिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है. इस चैप्टर से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. सो नॉट दैट आपको करंट अफेयर पढ़ना मस्ट है उसके लिए. इट्स गुड कि आपको बजट के थोड़े से हाईलाइट्स पता हो, लेकिन अगर आपको बेसिक्स भी पता है, सो आई थिंक आप सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस. And that's what they're saying ki, we introduce the government in chapter 1 as denoting state. So if sometimes they say state and sometimes they intermix these things कि वो गवर्नमेंट की जगह स्टेट बोल देंगे, स्टेट की जगह गवर्नमेंट बोल देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो गवर्नमेंट को ही स्टेट बोल रहे हैं. ठीक है, we stated that apart from private sector there is the government which plays a very important role. An economy in which there is both private sector and government is known as mixed economy. इस पे बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है. सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है आपका जहां पे दोनों का रोल है. अब अगर मैं आपको इसको डिटेल में और ज्यादा समझाना चाहूँ तो आई थिंक आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड इसको इस तरीके से. ओके गाइस, अंडरस्टैंड दिस कि एक जगह गवर्नमेंट है, एक जगह प्राइवेट सेक्टर है. ओके, आई डोंट नो ये कल से ऐसे क्यों हो रहा है. लेट इट बी, यहीं पे वो बात करते हैं. एक जगह आपका गवर्नमेंट है, एक जगह आपका प्राइवेट सेक्टर है. ठीक है. अब जो इकोनॉमी खाली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अपने अकॉर्डिंगली, और जिनका मोटिव वेलफेयर होता है, उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो इकोनॉमी खाली प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है प्रॉफिट मोटिव से, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं. बट जिस इकोनॉमी में दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर भी कुछ चीजें कंट्रोल करता है, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वेलफेयर भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है, एंड इकोनॉमी साथ में चल रही है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है. There are many ways in which government influences economic life, and in this chapter we will limit ourselves through government budget. So government बहुत तरीकों से influence करती है, लेकिन इस chapter में हम सिर्फ और सिर्फ government budget की बात करने वाले हैं. And this chapter proceeds as follow. So इस chapter में क्या क्या होने वाला है वो आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. सो ये चीज हम देख लेंगे. बेसिकली आपको ये देखना है कि the role of the government plays as important, has implications for its deficits which further affect its debt. So गवर्नमेंट की उधारी ये सब हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी था कि यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नमेंट बजट की बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट के रोल पे. तो उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया, उन्होंने बोला है कि भाई गवर्नमेंट बजट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है. कौन सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं. इंडिया इज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी. एंड उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बजट की करने वाले हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट, बट दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज. सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं.
ठीक है, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया, एंड ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है इंडिया में, एंड आर्टिकल 112 है जहां पे हम बात करते हैं, और कहीं भी गवर्नमेंट बजट के नाम से स्टेटेड नहीं है। ठीक है, सो ये पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट है जो एस्टिमेट करती है, बेसिकली सरकार है, सरकार चलनी है, तो सरकार को भी तो कहीं से पैसे आते होंगे, उसको हम रिसीट कह रहे हैं, और वो खर्चा करते होंगे उसे हम एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। तो जैसे आप अपना मंथली बजट बनाते हो, हाउस होल्ड मंथली बजट, वैसे ही सरकार भी बनाती है। तो जब सरकार अपना बजट बनाती है, वो बनाती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, एंड ये आपका कहलाता है फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर। तो ये भी पता होना जरूरी है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, या फिर आपका जो फिस्कल ईयर है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। जो हमारा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। ठीक है, एंड दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट बजट कहीं भी नाम नहीं है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल, ठीक है, साल की, पूरे साल की, फाइनेंशियल ईयर भी बोला मैंने, इसलिए फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट, पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार अपनी दे रही है, दिखा रही है जनता को कि देख लो, आप हमें कुछ पैसे दे रहे हो, हम क्या खर्चा कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये चीजें हैं, ये हुई हैं और आगे आने वाले साल में ये होने वाली हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट में हम दिखाते हैं कि पिछला साल कैसा रहा, सो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट ईयर बेसिकली, अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, आप मुझे ये बताओ। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ये 1 अप्रैल को हमारा शुरू हुआ था 2024, एंड ये चलेगा 31 मार्च तक, 31 मार्च 2025। ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो अब जब मैं पिछले साल की, जो जो ये साल खत्म होगा, तो जब इस साल में क्या क्या हुआ, हम बजट, जब वो रिप्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले साल आपने कैसा परफॉर्म किया, सरकार ने कैसा परफॉर्म किया पिछले साल, या इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया पिछले साल, वो पता लगता है इकोनॉमिक सर्वे में। वो एक दिन पहले आता है। फिर एक दिन बाद हम बात करते हैं अब अगले आने वाले साल के लिए हमारे क्या क्या प्लान्स हैं, वो हम बताते हैं बजट में, कि एस्टिमेटेड, यानी क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर मैं इतना खर्चा करूंगी, नेक्स्ट ईयर मेरे को इतने इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ यहाँ से मिलेंगे, मेरे को गारंटी तो नहीं है ना ये होगा, इट्स जस्ट आई कैन एस्टिमेट राइट नाउ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एस्टिमेटेड। ठीक है, एस्टिमेटेड, कि एस्टिमेट इतना है मेरा अगले आने वाले साल के लिए, तो जो मैं एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड अपना एक्सपेंडिचर बताती हूँ, गवर्नमेंट जब बताती है वो बजट में बताती है। तो बजट में हम आगे आने वाले साल में क्या एस्टिमेट्स रहेंगे हमारे, हम उसकी बात करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक्स, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बेसिक में कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो 1 मार्कर में गड़बड़ कराते हैं। Okay, then although the budget documents relates to receipts and expenditure of the government for a particular financial year, you look at the keywords everywhere, for a particular financial year, the impact of it will be there in subsequent years. There is a need therefore to have two accounts. There is a need to have two accounts, not one. तो सरकार को भी, सरकार अगर दे भी दिया बजट में, तो दो अकाउंट की जरूरत है। एक रेवेन्यू बजट कहलाता है ना, कैपिटल बजट कहलाता है। व्हाई डू गवर्नमेंट, व्हाई इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू अकाउंट्स? ओके, सो बेसिकली क्योंकि एक्सपेंडिचर, खर्चे एंड रिसीट्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इमेजिन आपका बजट है, आप मंथली बजट बना रहे हो, तो एक होता है पूरे महीने चाय कॉफी के लिए आपको इतने पैसे चाहिए, आपका इतना खर्चा होगा, आपने ये लिख दिया। पर कुछ लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, कुछ ऐसे खर्चे होंगे आपके, शायद आपको कार लेनी हो, ठीक है, शायद आपको गोल्ड लेना हो, तो ये असेट है, खर्चा तो हो रहा है पर असेट भी तो आ रही है बदले में, राइट? या फिर हो सकता है आप बोरो करें मनी नया घर लेने के लिए, तो वो बड़ा अमाउंट है पर लायबिलिटी भी तो आ रही है। तो ये जो बड़े बड़े खर्चे हैं ना, जो या तो असेट बना रहे हैं या लायबिलिटी ऐड कर रहे हैं, ये खर्चे एक अलग अकाउंट में आने चाहिए, रोजमर्रा के खर्चे अलग अकाउंट में आने चाहिए। यही गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट के लिए भी दो तरह के अकाउंट होने चाहिए। एक रेवेन्यू बजट होना चाहिए जो रोजमर्रा के खर्चे बताता है, जो असेट और लायबिलिटी, गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी पे बिल्कुल असर नहीं डालता,
ऑन द अदर साइड देयर इज अ कैपिटल बजट जो कि गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी पे फर्क डालता है, वो वाली सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कैपिटल बजट में डाल देंगे, which is why we require two different type of account because it simplifies the entire process, right? Because there would be different kinds of transactions, so you need a simplification and break it down into day to day expenditures versus expenditures which expenditures or receipt, basically the transactions if we call it, so वो वाली transactions जो आपके liability या asset को influence करती हैं. All right, so okay, let's just move ahead. In order to understand the accounts, it is important to first understand objectives of government budget. मैंने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट को दो तरह के अकाउंट्स रख लेने चाहिए एंड दो तरह का बजट, एक ही बजट को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, बट उससे पहले हम इतनी बार गवर्नमेंट बजट बोल चुके हैं. वन शुड नो कि गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? अगर मैं अपना मंथली बजट बनाती हूँ, मेरे लिए उसका ऑब्जेक्टिव है अपने फाइनेंसेस ट्रैक करना, अपने फाइनेंसेस एफिशिएंटली मैनेज करना, राइट? गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सबकी गवर्नमेंट है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट? सो इतनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने खर्चे होते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, सारी चीजें, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता क्या है गवर्नमेंट का, पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है. सो द गवर्नमेंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो सबसे पहले जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको वेलफेयर दिमाग में आना चाहिए. डोंट गो बाय डोंट प्लीज अभी के लिए एनसीईआरटी और बुक तक ही रहना, पॉलिटिक्स में मत घुसना कि ओ सरकार सच में वेलफेयर करती है ये वो, ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए. अभी हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं. पढ़ाई के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट की जहाँ पे भी बात आती है उनका ऑब्जेक्टिव रहता है वेलफेयर, लेकिन जहां भी प्राइवेट सेक्टर की बात आती है वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट मेकिंग. सो यू शुड नो द डिस्टिंक्शन कि किसका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अपना बिजनेस चालू कर रही हूँ, मेरा एम रहेगा प्रॉफिट, मेरा शायद एम नहीं, वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, बट एक प्राइवेट प्लेयर का मेन एम रहता है प्रॉफिट मोटिव, वेयर एज गवर्नमेंट का एम रहता है कलेक्टिव वेलफेयर मोटिव, बिकॉज गवर्नमेंट सबकी गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट is representing a lot of people and the huge population government has to take care of, which is why government's primary motive is welfare. Okay, in order to do that, the government intervenes in the economy in following ways. How does the government intervene? So government के अलग अलग तरीके हैं. सबसे पहला है allocation function of government budget. There are different objectives. Number one is allocation, allocate करना, ठीक है. एज यू नो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में, वी ऑल नो कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड. आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड इट, राइट? कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमारे पास गिने चुने हैं, स्कैरसिटी है, एंड हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. सो अभी सपोजिटली आपको मंथली इनकम 1 लाख मिल रही है, ठीक है, बट आपके लिए वो भी काफी नहीं है क्योंकि आपकी वांट्स अनलिमिटेड है. मैं आपको आज बोलूं आपको और क्या चाहिए, आप बोलोगे कार चाहिए, अब आपको कार मिल जाएगी, मैं पूछूंगी आपको क्या चाहिए, आपको कुछ और चाहिए. तो हमारी वांट्स खत्म ही नहीं होती है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, पर दिक्कत है कि उसको खर्चने के लिए पैसा जो है हमारे पास वो लिमिटेड है. अब मुझे बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे मैकबुक भी चाहिए, मुझे सारी लग्जरी आइटम्स लिख दो, मुझे वो चाहिए सपोजिटली. सो पैसे तो लिमिटेड है ना मेरे पास, कोई लिटरली मनी प्लांट तो है नहीं. मनी प्लांट क्या होगा, सच में पैसे तो नोट तो लटके नहीं उस पे, ठीक है, कि अभी मैं लूं और अभी जो मैं चाहूं वो ले लूं. ऐसा तो नहीं होता. अगर ऐसा हो रहा होता तो इकोनॉमिक्स शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता. एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है. हमें चॉइसेस क्यों बनानी पड़ती हैं? सब घूम फिर के यही आ जाता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है. अगर रिसोर्सेज बहुत सारे होते, पैसा बहुत सारा होता, सारी चीजें बहुत सारी होती, मुझे कभी चॉइस ही ना करनी पड़ती, मैं सब ले लेती ना. चॉइस कब करनी पड़ती है? जब बहुत सारी चीजों में से मैं कोई एक ही चीज ले सकती हूँ, तो मैं चॉइस करती हूँ, और फिर चॉइस करते हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, ये सबसे इकोनॉमी आती है. सो सेम गवर्नमेंट का हाल है, रिसोर्सेज स्कैर्स है, तो अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो गवर्नमेंट का मोटिव रहता है कि सब में एलोकेट करे, किस तरह से किसी को भी कमी ना हो पाए किसी रिसोर्स की, एंड सब में तरीके से एलोकेट कर दे, ठीक है. गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, राइट? सो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी.
तो दैट इज बाय एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। वो तरह के गुड, जैसे नॉर्मली आप कहते हो मार्केट गए हमें कुछ भी चाहिए हम ले लेंगे, पर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो मार्केट में नहीं मिलेंगे या कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं दे सकता, जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ओन करती है। तो वो चीज गवर्नमेंट को मेक श्योर करनी है कि गवर्नमेंट अच्छे से करे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऐसे गुड्स के, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया। अब आप ये नहीं कहोगे कि टाटा या रिलायंस ने ओन किया नेशनल डिफेंस, नहीं, वो तो गवर्नमेंट है, राइट। रोड्स, देन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच आर रेफर्ड टू एज पब्लिक गुड्स। तो ये गुड्स जो है वो पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट एलोकेट करती है इन गुड्स को, क्योंकि ये गुड्स गवर्नमेंट ओन कर रही है, इसी वजह से पब्लिक गुड कह रहे हैं मैंने, राइट। पर क्या ये सबको बराबरी से मिलते हैं, ये देखना गवर्नमेंट का काम है। So to understand why public goods need to be provided by the government, we must understand difference between private, such as clothes, car, food item, ये सब प्राइवेट गुड्स है। ठीक है, अब आपको एक बेसिक बेसिक डिफरेंस समझाती हूँ। देर आर टू मेजर डिफरेंसेस, करेक्ट। पहले बुक ही देख लेते हैं। टू मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। करेक्ट। अब आप पब्लिक गुड ले लो, पार्क। पार्क है, पार्क में हर तरह का इंसान जा सकता है, हर तरह का इंसान। ठीक है, वो पब्लिक पार्क है, पब्लिक गुड है, वो सबका पार्क है। तो वहां पे अंबानी से लेके आप और मुझसे लेके कोई हाउस हेल्प से लेके हमारे, हम सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। हम सबको प्रोवाइड हो सकता है। पार्क ऐसी चीज है पब्लिक गुड। जबकि अगर मैं अभी एक चिप्स का पैकेट लेना चाहूँ, या मैं अपना मोबाइल की बात करूँ, या ये मेरा हेडफोन है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सो ये मैंने पैसे दिए और ये मैंने ले लिया, नाउ आई ओन दिस हेडफोन। सो ये मेरा हुआ। ये अगर इस वक्त मेरे पास है, तो ये वाला गुड आप नहीं यूज कर सकते, आप दूसरा खरीद के यूज कर लो। ये पर्टिकुलर चीज प्राइवेट थी, मैंने पैसे दिए, मैंने ले ली। ये पर्टिकुलर मॉडल, ये पर्टिकुलर आइटम जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये मेरी है। ठीक है, ये बात हुई, ये प्राइवेट गुड हो गया, राइट। पार्क की मैंने बात की, वो पब्लिक गुड हो गया। अब ये एक डिफरेंस हो गया। जबकि इफ अ पर्सन नीड्स अ चॉकलेट और वियर्स अ शर्ट, दीज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अदर्स, ऑल राइट। सो ये दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो। तो ये मेरे पास है, इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त अगर मैं इसे यूज करने लगूं, तो इसका मतलब ये आपके यूज के लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो चॉकलेट खा रहा है या कोई शर्ट वेयर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है बाकी सबके लिए। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान, यानी a person's consumption stands in rival relationship to the consumption of others. If I am consuming something, it is not available for you all to consume, which is why we call it rival. So private goods are rival goods. Rival goods matlab कि if I am consuming it, you cannot consume it, right? But public goods are non-rivalrous. इसका मतलब होता है कि सब कंज्यूम कर सकते हैं। यानी एक पार्क है, अब एक पार्क में आप और मैं साथ में खड़े हो सकते हैं, पार्क की जो सर्विसेज हैं वो आप और मैं साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ पार्क में, उसका मतलब नहीं कि वो आप लोगों के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। सो पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनकी नेचर होती है नॉन राइवलरस, वेयरएज प्राइवेट गुड जो होते हैं वो होते हैं राइवलरस। अब एक और डिस्टिंक्शन आती है यहाँ पे, ठीक है। एक और जो डिस्टिंक्शन आती है वो ये है, दिस इज द सेम थिंग। सेकेंड डिस्टिंक्शन ये आती है कि इन केस ऑफ प्राइवेट गुड, एनीवन हु डज नॉट पे फॉर द गुड्स कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स, राइट। सो इफ आई वांटेड टू कंज्यूम द बेनिफिट्स ऑफ दिस हेडफोन, आई हैड टू पे फॉर इट, right? So this means it becomes private good. Private good are, excludable goods, right? Excludable means that you put up a price tag and exclude certain people from consuming it. ठीक है, मैंने कंज्यूम कर लिया। अब मे बी BMW है, राइट नाउ मेरे पास नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड करूं, उस पर प्राइस टैग लगा है। सो आई एम एक्सक्लूडेड फ्रॉम बाइंग इट बिकॉज आई कैन नॉट पे फॉर दैट मच अमाउंट, राइट। तो इसलिए वो एक्सक्लूडेबल गुड हो गया। पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी जो आप पार्क में गए, तो पार्क के लिए आपको टिकट नहीं देनी, मुझे टिकट नहीं देनी, यानी वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते सर्विसेज उस पर प्राइस टैग लगा के। यानी आप भी कंज्यूम कर सकते हो, मैं भी कंज्यूम कर सकती हूँ विदाउट इवन पेइंग फॉर इट। सो दोस बिकम नॉन एक्सक्लूडेबल, राइट। सो देयर इज नो feasible way of excluding anyone from enjoying the benefit of the public good. This is why public goods are non-excludable. So you know two properties of public good now. Public goods are non-excludable, public goods are non-rivalrous, private goods are rivalrous, and private goods are excludable. That's the major distinction. ये दो properties बहुत important है, rivalrous की and excludability की।
ठीक है. Even if some users do not pay, it is difficult and sometimes impossible to collect fees for public goods. These non-paying users are known as free riders. So imagine कि कुछ लोग, इसका मतलब ये है कि पब्लिक गुड के लिए कुछ लोग नहीं भी पे करते, या कुछ लोग, अगर सर्टेन लोग पे करते हैं और सर्टेन लोग मेहनत करते हैं, बट उसके गुड्स जो है वो, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो सब एंजॉय कर पाते हैं, एंड ऐसे लोगों को फ्री राइडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अपने घर के बाहर एक गार्डन बनाया, एंड वो गार्डन बहुत सुंदर दिखता है, एंड बहुत अच्छे, सुबह सुबह खुशबू आती है, बहुत सूदिंग है, आईज के लिए बहुत सूदिंग है, आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए पे मैंने किया, सारा मतलब करा मैंने. एंड लेकिन क्या हुआ कि वो गुड जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, तो सारे लोग उसे एंजॉय कर पा रहे हैं. कुछ लोग तो जो साथ में रह रहे हैं, मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने कुछ किया भी नहीं उसके लिए, बट दे आर एंजॉइंग द बेनिफिट, सो दे आर द फ्री राइडर्स. फ्री राइडर्स मतलब राइड ले ली फ्री में एंड एंजॉय कर लिया फ्री में. ठीक है. कंज्यूमर्स विल नॉट वॉलंटरली पे फॉर व्हाट दे कैन गेट फॉर फ्री. सो इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स वॉलंटरली वो चीज के लिए पे नहीं करते जो उन्हें फ्री मिल रही है. ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट. सो कंज्यूमर्स विल नॉट वॉलंटरली पे फॉर व्हाट they can get for free and for which there is no exclusive title to the property being enjoyed. No exclusive title. मैंने बाहर गार्डन लगाया ना घर के, तो उस पे कोई ये थोड़ी लिखा है किसी ने कि कोई आसपास से नहीं गुजर सकता, कोई 2 मिनट के लिए बाहर खड़ा नहीं हो सकता, उस पे कोई प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे कोई नाम थोड़ी लग गया है मेरा. Anybody can enjoy it, so people can free ride. People can choose to be a free rider, right? The link between the producer and consumer, which occurs through payment process, is broken, and the government must step in to provide for such goods. Okay, so this is clear. Now there is, however, a difference between public provision and public production. ये भी देख लो, public provision and public production. Right? Public provision का मतलब होता है that they are financed through the budget and can be used without any direct payment. राइट. सो पब्लिक प्रोविजन मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, वो गुड बजट में इंक्लूड करके वो आपके लिए फाइनेंस कर रही है, एंड आप किसी भी डायरेक्ट पेमेंट के बिना उसे एंजॉय कर सकते हो. पब्लिक गुड्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर. राइट. तो पब्लिक गुड्स किस कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है. व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन. अगर वो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया तो पब्लिक प्रोडक्शन कहेंगे. जैसे पार्क है, अब कोई आरडब्ल्यूए ने, मेरे आरडब्ल्यूए ने यहाँ पे एक पार्क बना दिया, सोसाइटी का पार्क है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने नहीं प्रोड्यूस किया, सो इट इज नॉट गवर्नमेंट प्रोडक्शन बट इट इज गवर्नमेंट प्रोविजन, कि वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, अगर वो आरडब्ल्यूए को फीस नहीं लगाने दे रहे वहां पे. राइट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड प्रोडक्शन. देन ये था एलोकेशन फंक्शन, एलोकेट करना, अपने गुड्स जो है उनको एलोकेट करना. रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है आपका, तो अभी तक हमने एलोकेशन फंक्शन तो समझ लिया कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक गुड्स हैं वो गवर्नमेंट कैसे एलोकेट करती है. अब बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की. रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नाम से तो ये समझ आता है कि चीजें लेके किसी से किसी को दे देना या रीडिस्ट्रीब्यूट करना. अब पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट बोलना क्या चाह रही है यहाँ पर, इस चैप्टर में क्या बात हो रही है कि गवर्नमेंट कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है. सो फ्रॉम चैप्टर 2 वी नो कि नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री गोज either to the private sector, that is firms and households known as private income, or the government sector. ठीक है, ये चीज तो हमें पता है कि जो नेशनल इनकम है कंट्री की वो कहाँ कहाँ से आ रही है, किस किस के पास जा रही है. राइट. सो प्राइवेट इनकम है जो हाउस होल्ड्स के पास जाती है, फर्म्स के पास जाती है, उसमें से भी जो फाइनली हाउस होल्ड्स के पास पहुंचती है उसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं. पर पर्सनल इनकम भी पूरी आपकी नहीं होती. जैसे सपोजिटली आपको 1,000 रुपीज मिले, लेकिन अगर आपको उसमें से 100 रुपीज टैक्स देना है, तो आपके डिस्पोजेबल इनकम, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब फाइनली जो इनकम आपके पास बची, जो आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, वो वाली इनकम 900 ही होगी, क्योंकि 100 तो गवर्नमेंट को देना है आपने टैक्स, तो वो आप अपने ऊपर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. दैट इज आपको देना ही देना है वो सरकार को. राइट. तो पर्सनल इनकम आपकी 1,000 रुपीज है, लेकिन आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 900 रुपीज हो जाएगी ऐसे में. राइट. सो द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. एज आई सेड कि हाउस होल्ड्स को जो इनकम जाती है वो प्राइवेट पर्सनल इनकम है, लेकिन उसमें से भी जो जो आप खर्चा कर सकते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम है. एंड द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट करता है डिस्पोजेबल इनकम बाय मेकिंग ट्रांसफर्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. कैसे? जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनल इनकम तो थी 1,000 रुपीज, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई? 900. बट ऐसे में गवर्नमेंट अगर आपको स्कॉलरशिप दे दे 200 रुपीज की, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम खर्चा करने के लिए कितनी हो जाएगी? 1,100. राइट. सो गवर्नमेंट ऐसे आपका
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है तो इसका मतलब होता है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। एंड अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर दे देती है आपको, ट्रांसफर यानी यूनिलेटरल पेमेंट्स, यानी वन साइडेड पेमेंट, जिसके बदले आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की हैं, बस आपको वो मिल गई है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, तो अगर गवर्नमेंट आपको इसका कोई मनी दे देती है, ट्रांसफर पेमेंट दे देती है आपको, और आपकी ट्रांसफर इनकम हो जाती है, तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसी को हम कहते हैं बेसिकली, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में फेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि सरकार को टैक्सेस उनसे कलेक्ट करने चाहिए जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, और उनको देने चाहिए सब्सिडीज एंड ऑल जो पैसे कम कमाते हैं। तो इसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं गवर्नमेंट का। सो हमने एलोकेशन फंक्शन समझा और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझा। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन की। इकोनॉमी में उथल पुथल होती रहती है, आपको पता है इकोनॉमी में साइकिल चलती रहती है, बिजनेस साइकिल होती है, बूम बस्ट, रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे ही एरा चलते रहते हैं। सो जब ये सारी चीजें चलती रहती है, सो आपको ये पता है कि बेसिकली स्टेबलाइज करना भी गवर्नमेंट का काम है। इसीलिए गवर्नमेंट का एलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन फंक्शन की। ठीक है, सो द गवर्नमेंट मे नीड टू करेक्ट fluctuations in income and employment. Okay, the overall level of employment and prices in the economy depend upon level of aggregate demand, which depends on spending decision of millions of private economic agents apart from the government. So these decision in turn depends on various factors such as income and credit availability. In any period, the level of demand may not be sufficient for full utilization of labor and other resources, since wages and prices do not fall below a level, जैसे मिनिमम वेज है तो वेजेस उससे कम नहीं हो सकते, इतने तो देने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, प्राइजेस पे नीचे प्राइस फ्लोर लग जाता है, तो प्राइस फ्लोर मतलब इससे कम प्राइस नहीं हो सकता, मिनिमम प्राइस, एंड मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। तो सीलिंग और फ्लोर से समझ जाओ, जमीन और छत से, छत के ऊपर कुछ नहीं जा सकता, जमीन के नीचे कुछ नहीं जा सकता, उतना ही रहेगा। तो फ्लोर मतलब इस लेवल से नीचे कुछ नहीं जा सकता, सीलिंग मतलब इस लेवल से ऊपर कुछ नहीं जा सकता। Okay. And then you have, on the other hand, there may be times when demand exceeds available output under conditions of high employment and thus may give rise to inflation. Okay, in such situation, restrictive conditions may be needed to reduce demand. And the intervention of the government, whether to expand demand or to reduce it, constitutes the stabilization function. So what are they saying? They are saying कि ADAS chapter में आपने पढ़ा होगा कि एडी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल का जो होता है, एंड ये एएस होता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड होती है इकोनॉमी में वो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन रिसोर्सेज तो इससे ज्यादा है ही नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जा सकती। ऐसे में प्राइस इंक्रीज होते हैं इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट को जरूरत है इंटरवीन करने की और जो डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में उसको कम करने की। ऐसे में जो दूसरा केस होता है, दैट कुड बी, आई विल चेंज द कलर टू एक्सप्लेन। दूसरा केस कुड बी कि डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, तो अभी इतनी डिमांड है, अभी भी रिसोर्सेस बचे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत है ताकि डिमांड बढ़े इकोनॉमी में। राइट, दोनों ही केसेस में प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है, सो गवर्नमेंट के उस इंटरवेंशन को स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहते हैं गवर्नमेंट का। राइट, सो कभी कभी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू भी इंटरवीन करती है, इसीलिए ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस करना। राइट, सो वी अंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन किस तरह आ जाते हैं एनसीईआरटी से? कोई आपको पैराग्राफ या कोई सिचुएशन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि ये गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, एंड नाउ एक्सप्लेन ऑल द थ्री ऑब्जेक्टिव्स, मे बी इन अ 3 मार्कर और इन अ 4 मार्कर क्वेश्चन। सो यू शुड बी रेडी। उस तरह से पैराग्राफ केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सो यू हैव टू बी मेंटली रेडी एंड यू शुड नो कि बेसिक मीनिंग क्या होता है। एलोकेशन में पब्लिक गुड प्राइवेट गुड आता है, फिर आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपका टैक्सेस, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट आता है, उससे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम, और स्टेबलाइजेशन मेजर में डिमांड कम और ज्यादा करने पे हम एग्रीगेट डिमांड से प्राइस फ्लक्चुएशन कंट्रोल करते हैं, उसे हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिसीट्स की। सो सबसे पहले मैं यहाँ रीड करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस होता है। एंड आपका सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पेन क्यों नहीं चल रहा है, आपको ये जानने की जरूरत है कि रिसीट कुछ भी होती है, रिसीट का मतलब है मनी कमिंग इन। ठीक है, मनी कमिंग इन,
आई डोंट नो, ये राइटिंग का कुछ इशू हो रहा है, दिस इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर। सो रिसीट्स का मतलब है पैसा आना, ओके, एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा जाना गवर्नमेंट का। इतना क्लियर हो गया। अब रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, ये देख लो। रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स दैट डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, दे आर देयरफॉर टर्म्ड एज नॉन रिडीमेबल, they are divided into tax and non-tax revenue. So government is getting taxes receipts, government की रिसीट में भी दो तरह की रिसीट है, टैक्स रिसीट्स, ये तो सीधा सीधे टैक्स से आ रही है, इनडायरेक्ट टैक्स ये भी क्लासिफाइड होती है इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट टैक्स में, जो सरकार का पैसा आ रहा है। कुछ होती है नॉन टैक्स रिसीट, जैसे गवर्नमेंट डिविडेंड मिल रहा है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब क्या होता है, नॉन रिडीमेबल होता है, गवर्नमेंट का अपना पैसा होता है। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट होती है जो सरकार का अपना पैसा है, जो सरकार को किसी को लायबिलिटी नहीं है, किसी को नहीं देना, ठीक है, ये गवर्नमेंट का अपना मनी है। Okay, they are divided into tax and non-tax. Tax revenues, an important component of revenue receipt, have for long been divided into direct taxes, जैसे personal income tax and corporate tax हो गया firms का, ये direct tax होते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे एक्साइज टैक्स हो गए, ड्यूटीज हो गई। एक्साइज क्या होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। सो एक्साइज टैक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज ड्यूटीज लेवाइड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। सो गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, उन पे जो ड्यूटीज करी जा रही हैं वो एक्साइज टैक्स होते हैं। एंड कस्टम ड्यूटीज होती हैं, टैक्सेस imposed on goods imported into and exported out of India, जो ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लग रही है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एंड जो इंडिया के अंदर गुड प्रोड्यूस हुए हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं, उन पे जो ड्यूटी लग रही है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटीज और एक्साइज टैक्सेस। ओके, सर्विस टैक्स होते हैं बाकी के। सो अदर डायरेक्ट टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स, अब ये पता होना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आता है। अदर डायरेक्ट टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी नाउ अबॉलिश हैव नेवर ब्रॉट इन लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ये जो एस्टेट ड्यूटी थी, गिफ्ट टैक्स थे, वेल्थ टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स थे, पर ये ना कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लाए सरकार के लिए, इसीलिए अब ये खाली पेपर पे रह गए, इसीलिए इनको पेपर टैक्स कहते हैं कलेक्टिवली, क्योंकि ये बस नाम के लिए है एक पेपर पे, बट ये कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं लाए, इसलिए इनको कलेक्टिवली अब हम क्या बोल देते हैं, thus they are referred to as paper taxes. Okay, so what are paper taxes, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। then MCQs आते हैं नॉर्मली। Okay, then we have another set of paragraph. What is it saying? वो बोल रहे हैं the redistribution objective, जिसमें हम basically taxes और transfer payment की बात कर रहे थे, ठीक है, is sought to be achieved through progressive income tax. Progressive tax क्या होता है कि higher the income, higher is the tax rate. जिसकी जितनी इनकम होगी उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। सो अगर वो बोले कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिनके पास ज्यादा इनकम है उनसे लेके जिनके पास कम इनकम है उन्हें दे दी जाए, तो रिच जो है उन पे ज्यादा, जो जिसकी ज्यादा इनकम है उस पर टैक्स लगा दो ज्यादा, इसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ओके, सो प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू आप रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अचीव, रीडिस्ट्रीब्यूशन का अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। Okay, with respect to excise tax, necessities of life are exempted or taxed at low rates. Comforts and semi-luxuries are moderately taxed, and luxuries, tobacco and petroleum are taxed heavily. तो वो बोल रहे हैं सिंपल में एक्साइज यानी जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुए गुड्स, अब जो गुड्स नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस हुए इंडिया में उन पे टैक्स कम लगता है। देन जो सेमी लग्जरी गुड है उन पे मॉडरेट टैक्सेशन होती है, बट जो बहुत ही लग्जरी गुड है जैसे गुची और लुई विटो का बैग चाहिए आपको, 3-3, 4-4 लाख, 10-10 लाख रुपए के बैग, एक छोटा सा बैग, इतना छोटा सा बैग होगा, आई थिंक आपने अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है तो उसमें वो बैगवती, वो इतना महंगा बैग होता है कि उसको गॉगल पहना के उसको संभाल के सीट पे बिठा देता है बैगवती बोल के। तो अगर आप इस टाइप की परचेजेस करने वाले हैं, लग्जरी परचेजेस, सुपर लग्जरी परचेजेस, तो उस पे आपको हेवीली टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो बैग लेने जा सकते हैं तो ऑब्वियसली सरकार रिज्यूम कर रही है आप टैक्स भी दे सकते हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट अपना भी फायदा ले ले। तो वही है ना कि आपके पास पैसा दिख रहा है, आपसे टैक्स लेंगे क्योंकि आप खर्चा भी कर रहे हैं उस तरह का। सो दोज प्रोडक्ट्स आर हेवीली टैक्स, सिमिलरली टबेको आइटम्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर हेवीली टैक्स्ड। ओके, देन नॉन टैक्स, अब ये तो हो गई टैक्स रेवेन्यू की बातें, और इसमें हमने बात की टैक्स रेवेन्यू भी एक सोर्स है रेवेन्यू रिसीट का, उसमें भी हमने बात की डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। सो इसमें आते हैं बेसिकली इंटरेस्ट रिसीट्स,
जो लोन दिया है गवर्नमेंट ने उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट का अपना है। अब वो गवर्नमेंट से कोई रिडीम तो करा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। डिविडेंड और प्रॉफिट हो गए जो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ओन कंपनीज के होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने करी है उन पे जो मिलते हैं प्रॉफिट्स, एंड इसी तरह फीस, जो फीस आती है गवर्नमेंट स्कूल्स की कुछ भी हो गई, या अदर रिसीट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, कैश ग्रांट्स एंड एड from foreign countries and international organizations are also included. So grant and aid जो आती है foreign countries से वो भी इसमें ही included है। ठीक है, then the estimates of revenue receipts take into account the effect of tax proposal made in the finance bill. So revenue receipt में ये सारे tax proposal भी आते हैं। तो ये पूरा आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया है, आपने देख लिया। रेवेन्यू रिसीट में हमने क्या देखा कि रेवेन्यू रिसीट है वो भी डिवाइडेड है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स भी डिवाइडेड है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, ये पता चल गया। अब आता है कैपिटल रिसीट्स पे। रिसीट्स हमने दो क्लासिफिकेशन करा है ना, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। सो रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। कैपिटल रिसीट्स कौन सी हुई? कैपिटल रिसीट्स हुई, सपोजली आप देखो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ पहले, रीड करने से पहले, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरो करा पैसा, सरकार ने दूसरे जगह या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से भी बोरो करा। अब बोरो किया हुआ मनी क्या आपका खुद का है? नहीं, आपको कभी भी फ्यूचर में उसको पे बैक करना होगा। तो आपका खुद का पैसा नहीं है ना, डेट क्रिएटिंग रिसीट है। डेट मतलब आप पे उधारी, आपके ऊपर उधारी कर दी, ऐसी रिसीट है डेट क्रिएटिंग रिसीट। सो जो डेट क्रिएटिंग रिसीट है आपकी, जो बोरोइंग है, तो वो बोरोइंग है, वो कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वो लायबिलिटी बढ़ा रही है आपकी। लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रही है। तो ऐसी रिसीट जो आपको फ्यूचर में पे बैक करनी होगी, जो आप पे लायबिलिटी चढ़ा रही है, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूं डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एयर इंडिया है, एयर इंडिया के शेयर्स गवर्नमेंट ने बेच दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट ओन थी, अब गवर्नमेंट को ओन नहीं करनी, गवर्नमेंट को बेचना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको बेच के बेसिकली पैसा ले रही है। सो आपने क्या किया, पैसा तो आया, रिसीट। रिसीट का मतलब क्या होता है, मनी कमिंग इन। सो मनी तो आया, लेकिन असेट, आप एयर इंडिया असेट थी आपके लिए, असेट आपकी कम हो गई। तो जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, यानी बोरोइंग हो गई, बोरोइंग करके या लायबिलिटी बढ़ा के कोई पैसा आता है पर उधारी चढ़ती है, या फिर कोई पैसा आता है पर आपकी जो असेट थी वो कम होती है, आपने अपना गोल्ड बेच दिया, सरकार ने अपना गोल्ड बेच दिया, ऐसा तो आया, रिसीट है, लेकिन असेट कम हो गई। तो असेट कम होती है या उधारी चढ़ती है, ऐसा पैसे को हम कैपिटल रिसीट में डालते हैं। वो क्या होता है, वो कैपिटल रिसीट होता है आपका। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव्स मनी बाय द वे ऑफ लोन्स और from the sales of its assets. So loan will have to be returned to agencies from which they have been borrowed. Thus they create liability. सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट्स लाइक सेल इन शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि मैंने बोला एयर इंडिया, एक एग्जांपल में कोट कर सकते हो आप। तो ये रेफर, इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। एंड जो आपका ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट होती है, ये रिड्यूस करती है टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असेट आपका। एंड गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असेट, बेसिकली गवर्नमेंट के जो असेट है वो अगर कम होते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है, ऐसे पैसे को हम कैपिटल रिसीट में डालते हैं। सो ऑल, I'll highlight, all those receipts of government which create liability or reduce financial assets are termed as capital receipts. Okay, when government takes fresh loans, it means that in future these loans will have to be returned and interest will also have to be paid on these loans. So government को फ्यूचर में ये लोन्स ही वापस नहीं करने होंगे, उधारी वापस नहीं करनी होगी, उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। Similarly, when the government sells an asset, that means that in future its earnings from that asset will disappear. So आज तो पैसा आ गया गोल्ड बेच के, बट फ्यूचर में जो गोल्ड का रेट बढ़ने की वजह से आपको पैसा मिल सकता था, वो अर्निंग तो गई ना आपकी। या एयर इंडिया को बेच के जो आपके फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकते थे, एयर इंडिया कमा के दे सकती थी, वो तो गए वन टाइम पैसे के चक्कर में। Thus these receipts can be debt creating और नॉन डेट क्रिएटिंग। तो डेट क्रिएटिंग मतलब लोन लिया आपने, उधारी चढ़ी, या फिर अपनी एसेट बेच दी, तो डेट तो नहीं क्रिएट हुआ लेकिन असेट कम हो गई। ठीक है, इस तरह की रिसीट्स होती है कैपिटल रिसीट्स। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट का पैसा आया, आया हुआ तो देख लिया हमने, अब जाता हुआ पैसा भी देख लें कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे क्लासिफाई होते हैं। सो सरकार के खर्चे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट्स कैसे क्लासिफाई हुई थी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स।
इसी तरह आपके खर्चे भी क्लासिफाई होते हैं। अब खर्चे कैसे क्लासिफाई हो रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली इज द एक्सपेंडिचर incurred for the purpose other than creation of physical or financial asset of central government. Okay, so basically कोई भी फिजिकल असेट यानी खर्चा हुआ, अगर मैं खर्चा कर रही थी और कोई असेट बना रही थी, रोड्स बना रही थी, हाईवे बना रही थी, स्कूल बना रही थी, तो मुझे पता है असेट क्रिएट हो रही थी, ठीक है। या फिर मैं कोई भी खर्चा कर रही थी बट मेरे ऊपर जो उधारी चढ़ी हुई थी, जो मेरे ऊपर लायबिलिटी थी वो कम कर रही थी, तो इसका मतलब लायबिलिटी कम हो रही थी। तो कोई भी ऐसा खर्चा यानी पैसे का जाना सरकार के लिए जो उसकी लायबिलिटी, जो उधारी है वो कम करता है या उसकी असेट जो है वो बनाता है, ये वाले खर्चे जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एंड इनके अलावा जो भी सरकार के खर्चे होते हैं, ठीक है, कोई फीस दे रहे हैं किसी को या कोई और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इस तरह के खर्चों, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, पेंशन जा रही है, ठीक है, और ट्रांसफर पेमेंट दे रहे हैं, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? ये सारे खर्चे गवर्नमेंट के आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर reduces the liability or creates an asset is part of revenue expenditure, and I hope this is clear. So revenue expenditure is expenditure incurred for purpose other than creation of physical or financial assets of central government. It relates to those expenses incurred for normal functioning of government departments and various services, interest payment on debt incurred by the government, and grants given to state governments and other parties. Okay, so even though some of the grants may be meant for creation of assets, तो इस तरह से जो भी आपका डेट वगैरह है इनको असर डालता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बजट डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये पहले होता था। सो अ केस अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन पुट फोर्थ ऑन द ग्राउंड that it has led to increasing tendency to start new schemes, neglecting maintenance of existing capacity and service level. It has also led to misperceptions that non-plan expenditure is inherently wasteful, adversely affecting resource allocation to social sectors like education, health, where salary comprises an important element. So पहले ये होता था plan and non-plan expenditure. This is shown as item 6 on table 5.1 within revenue expenditure. A distinction is made between plan and non-plan. According to this classification, plan revenue expenditure वो होता था जो relate करता था central plans, यानी 5 year plans होते थे, हमारे total 12 5-year plans बने, ठीक है। So 5-year plans होते थे तो जो उसमें जाता था, एंड सेंट्रल असिस्टेंस होती थी जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स के लिए, उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे। उनके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होते थे उनको हम कहते थे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके, सो जो मेन आइटम थी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की वो इंटरेस्ट पेमेंट थी, डिफेंस सर्विसेज थी, सब्सिडीज थी, एंड सैलरी एंड पेंशन थी। अब इनमें से भी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्केट लोन, एक्सटर्नल लोन एंड वेरियस रिजर्व फंड्स कंस्टिट्यूट सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा था? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्केट लोन। सो ये क्योंकि लोन इतना ले लेती है गवर्नमेंट, बोरो इतना कर लेती है कि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, वो सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट हो जाता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। इसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर इज कमिटेड एक्सपेंडिचर। सो ये आपका सीयूईटी में या आपके अब तो सीबीएसई में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड आपको अरेंज इन ऑर्डर ऑफ वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, आपके एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आ जाता है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ योर लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे। सो इसमें से आपको पता है सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? डिफेंस सर्विसेज है, कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इन दी सेंस दैट इट वो जाता है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर एक तरह का कमिटेड एक्सपेंडिचर है, एंड देयर एग्जिस्ट लिटिल स्कोप फॉर ड्रास्टिक रिडक्शन। सो उधर ड्रास्टिक रिडक्शन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जा रहा है, ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है एक, ठीक है। सो कहाँ पे स्कोप? यहाँ पे तो ज्यादा स्कोप नहीं रहता। Subsidies are an important policy instrument which aim at increasing welfare. Apart from providing implicit subsidies through underpricing of public goods and services like education and health, the government also extends subsidies explicitly on items such as exports, interest on loan, food and fertilizer. The amount of subsidies as a percentage of GDP was
0.02% in 2014-15 and 1.7% in 2015-16. ओके, सो वो बोल रहे हैं कि सब्सिडीज हैं, इम्प्लिसिट होती है, एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट होती है जो अज्यूम्ड होती है, आप प्राइसेस कम कर रहे हैं, पब्लिक गुड्स को कम प्राइस पे प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्सप्लिसिट होती है जो आप आउट लाउड ओपनली बोल के दे रहे हो कि एक्सपोर्ट पे दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, फूड एंड फर्टिलाइजर पे दे रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जैसे मैंने बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो या तो क्रिएट करते हैं कोई फिजिकल या फाइनेंशियल असेट, या रिड्यूस करते हैं लायबिलिटी। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी सरकार अगर लैंड खरीद रही है कहीं पे, तो असेट खरीद रही है, तो बेशक पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर है, बट लैंड आ रहा है, यानी बिल्डिंग बन रही है, मशीनरी बन रही है, इक्विपमेंट बन रही है। फाइनेंशियल असेट यानी शेयर्स आ रहे हैं, लोन एंड एडवांसेस अगर दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर वो लोन वापस दे रही है। उसके अलावा पीएसयूज एंड अदर पार्टीज। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, इज ऑल्सो कैटेगराइज एज प्लान एंड नॉन प्लान इन बजट डॉक्यूमेंट्स। एंड प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, लाइक रेवेन्यू काउंटर पार्ट, रिलेट्स टू सेंट्रल प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस। सो ये आपको पता है कि यही जो प्लान से रिलेटेड होते थे वो होते थे। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, the budget is not merely a statement of receipts and expenditure. Now we are talking, अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं बजट में, बट बजट खाली एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिसीट और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। Since independence, with the launching of 5-year plan, it has also become a significant national policy statement. So अब हम बजट के लिए ये नहीं कह सकते कि खाली ये सरकार के खर्चे या सरकार को कहाँ से पैसा आ रहा है ये बता रही है। अब ये एक नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट बन चुकी है इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है। ये हमें बताती है कि कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, प्रायोरिटाइज कर रही है, हेल्थ पे कितना खर्चा करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करने वाली है। मे बी गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2047 में हम 100 ईयर्स अचीव कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के, एंड विकसित भारत है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। सो बजट पे, बजट जिस एरिया या जिस सेक्टर पे फोकस करती है, हमें पता है कि वो एक इस वक्त उस पर पॉलिसी आने वाली है। सो एक नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट हो जाता है। द बजट, इट हैज बीन आर्ग्यूड, रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स and is in turn shaped by country's economic life, okay, which is why budget के highlights भी important होते हैं। Along with the budget, 3 policy statements are mandated by Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2023। So FRBM में Fiscal Responsibility and Budget Management Act है, और ये बोलता है आपको कि आपके लिए और जो 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड ये सेट करती है अ 3-year रोलिंग टारगेट फॉर स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर्स एंड एग्जामिन्स वेदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू रेवेन्यू रिसीट ऑन सस्टेनेबल बेसिस, एंड हाउ प्रोडक्टिवली कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड मार्केट बोरोइंग आर बीइंग यूटिलाइज। तो ये होता है आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो 3 ईयर, मीडियम टर्म 3 ईयर के लिए बताते हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो सारे पूरे हो सकते हैं गवर्नमेंट की रोजमर्रा की इनकम से, यानी रेवेन्यू रिसीट से। एंड अगर कैपिटल रिसीट्स आ भी रही है, गवर्नमेंट की पैसा हो रही है, तो क्या वो सही तरह से यूटिलाइज हो रही है, ये सब चेक होता है इसमें, ठीक है। फिर सेकंड होता है द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। अब फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट आपको बताती है, इट बेसिकली सेट्स द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज मेंशन। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी स्ट्रैटेजी बना रही है तो वो बताएगी आपको कि कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ठीक है। एंड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये असेस करती है कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ रेट, फिस्कल बैलेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल बैलेंस। तो ये आपको ओवरऑल बताती है कि इकोनॉमी का ओवरऑल जीडीपी के अकॉर्डिंग क्या प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। सो ये 3 तरह की आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। और ये कहाँ मैंडेटेड है, कहाँ लिखा हुआ है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। So all these things in the entire paragraph of NCERT, I would say, is very 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 important. Do not neglect this because ये आपको मेजरली बुक्स में नहीं मिलता है, आप छोड़ देते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सीयूईटी में एंड आपके सीबीएसई बोर्ड्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप पजल हो जाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि है बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। तो सबसे पहले तो बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी खर्चा है, आपके एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे पड़ गए आपकी रिसीट से, यानी आपकी जो
पैसा गया, वो पूरा हो गया, जो पैसा आया ये बैलेंस हो गया आपका बजट। सरप्लस मतलब आपके पास पैसा ज्यादा आया, आपका खर्चा कम हुआ ओवरऑल बजट का, ठीक है। एंड डेफिसिट बजट यानी आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आपके पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है, ये डेफिसिट हो गया। बेसिक मीनिंग डेफिसिट का, सरप्लस का एंड बैलेंस का, ठीक है। सो द गवर्नमेंट मे स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू रेवेन्यू इट कलेक्ट्स एंड दिस इज नोन एज बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मीन्स आपकी रिसीट किस किस तरह की है, आपको ये देखनी जरूरी है। आपकी रिसीट जो जो है, आपकी रिसीट है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, वो इक्वल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स योर बजट इज बैलेंस्ड, ओके। देन नेक्स्ट इज to raise the amount through taxes in order to keep budget balance, okay. When tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be in surplus. एंड जब पैसा कम पड़ जाता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट का, तो उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। अब मेजर्स देख लेते हैं अलग अलग तरह के डेफिसिट। सी सरप्लस है, अच्छी बात है, बैलेंस है, अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली डेफिसिट ही होता है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो गए, गवर्नमेंट के पास पैसे कम आ रहे हैं, गवर्नमेंट की रिसीट्स उतनी नहीं है। अब ऐसे वाले केस में बहुत जरूरी है अलग अलग टाइप के डेफिसिट्स देखना, डेफिसिट्स भी अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट एज द नेम सजेस्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसमें कैपिटल का कोई काम नहीं है, रोजमर्रा के सरकार के लिमिटेड से खर्चे जो असेट और लायबिलिटी पे असर नहीं डाल रहे हैं। सो इस तरह का एक्सपेंडिचर जब ज्यादा है इस तरह की रिसीट से, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। हालांकि दिस इज वेरी सैड, क्योंकि सरकार के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं रोजमर्रा के पैसों से, मतलब टैक्सेस कलेक्शन आर नॉट इनफ, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, ओके। सो आप टेबल में भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट्स है, टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स, ये कम है, एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट मेजर कंपोनेंट है जैसे हमने पढ़ा था। सो ये सारे एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाता है रिसीट से, तो इतना पार्ट जो होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, 2 - 1, सिंपल, ओके। देन लेट्स गो आइटम 3 इन टेबल 1। Table 5.1 shows that revenue deficit was 2.7%. The revenue deficit includes only such transactions that affect the current income and expenditure of the government, the current income and expenditure, not the liabilities or the assets. When the government incurs a revenue deficit का implication है ये कि जब गवर्नमेंट इनकर करती है रेवेन्यू डेफिसिट, so it implies that the government is dissaving and using up the savings of other sectors of the economy to finance a part of consumption expenditure. ये गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के खर्चे हैं, तो गवर्नमेंट डिसेविंग कर रही है क्योंकि खर्चे ज्यादा है ना, राइट। दिस सिचुएशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो not only to finance its investment but also its consumption requirements, right? So investment होता, asset या liability पे फर्क होता, फिर समझ आता कि गवर्नमेंट बोरो करती, पर अब मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट का कि गवर्नमेंट अपने रोज की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए भी बोरो करेगी अब। सो दिस इज सैड, ओके। दिस विल लीड टू अ बिल्डअप ऑफ स्टॉक ऑफ डेट, यानी उधारी बढ़ेगी, एंड इंटरेस्ट लायबिलिटीज विल फोर्स द गवर्नमेंट इवेंचुअली टू कट इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो क्या होगा कि अब आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, अगर आप बोरो करोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट और बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट और बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली आपको फ्यूचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना कम करना ही पड़ेगा। सिंस मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, इट कैन नॉट बी रिड्यूस, यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर तो रिड्यूस हो नहीं सकता। सो ऑफन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और वेलफेयर एक्सपेंडिचर। दिस वुड मीन लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर इम्प्लीकेशन। तो इसका मतलब है कमिटेड एक्सपेंडिचर नहीं कम होगा तो गवर्नमेंट को जो वेलफेयर के लिए रखा था, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, या आपको रोड्स एंड हाईवेज का पैसा कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस में तो देना ही देना है, इसका मतलब वेलफेयर पे टॉस आएगा, वेलफेयर अफेक्ट होगा आपका एडवर्सली, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इफ आई वर टू मोल्ड इट, आई विल से कि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल मतलब हम गवर्नमेंट समझते हैं, मैं तो गवर्नमेंट समझती हूँ बहुत। मेरे एक स्टूडेंट ने इतनी मुझे बेसिक लगा था, एक्चुअली एज टीचर्स आल्सो समटाइम्स यू अज्यूम कि कुछ चीज सिंपल है तो बच्चों को आती होगी, वेराज कभी कभी वो चीज नहीं आती, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। फिस्कल का मतलब होता है कोई भी फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर यानी जी कंपोनेंट या टैक्सेस
का कंपोनेंट यूज करके पॉलिसी अफेक्ट कर रही है। वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आरबीआई कुछ मेजर ले रही है एंड आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम ज्यादा करके या अलग अलग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स यूज करके, जो आप मनी एंड बैंकिंग में पढ़ोगे, वो यूज करके पॉलिसी अफेक्ट कर रही है। तो उसको यही नहीं पता था कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, एंड दैट स्टूडेंट आर्ग्यूड विद मी फॉर द एंटायर टाइम कि लिखा क्या है। सो गाइस, मैंने उसको यही बोला था कि गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग इज ऑल मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट इज ऑल फिस्कल पॉलिसी, सो वेयर डू यू नीड it to be stated, but it's okay, completely all right, कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है अंडरस्टैंड, एंड विच इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है, सरकार का डेफिसिट मतलब खर्चा ज्यादा है, रिसीट कम है। फिस्कल मतलब सरकार की इफेक्टिवली। तो एक्चुअल मीनिंग इसका ये है, सरकार की अप सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा है सरकार के अपने पैसे से, अपनी रिसीट से। अपनी रिसीट क्या हो गई? टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यानी बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग डेट क्रिएटिंग रिसीट होती है, और बोरोइंग से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट को फ्यूचर में वापस देना होता है। सो वो पैसा जो गवर्नमेंट का अपना है, अगर कोई डिसइन्वेस्टमेंट करके आए, कैपिटल रिसीट्स पार्ट है, कैपिटल रिसीट्स में भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, असेट कम करके जो भी पैसा आया है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट का अपना है, वो सरकार को किसी को नहीं देना वापस, अपनी एसेट बेच दी ना, पर पैसा तो मेरा अपना है। सो दैट इज ओके, बट बोरोइंग इज अ डेट क्रिएटिंग रिसीट, and a debt creating receipt is not my own because I have to in future pay it back. So it means कि मेरा अपना डेफिसिट कितना है, यानी मेरा जो टोटल खर्चा है वो मेरे कितने अपने पैसे से मीट हो पा रहा है, और उसके अलावा मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ। ठीक है, तो ये मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मीनिंग होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है वो कितना ज्यादा है टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी सरकार का अपना पैसा जो है, जो उसको किसी को वापस नहीं देना, उस वो तो पूरा हो गया, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, क्योंकि अब उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ है वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप बोलो गवर्नमेंट डिस सेविंग करके क्यों नहीं, अरे डिस सेविंग तो डिसइन्वेस्टमेंट जितनी करनी थी कर ली ना, वो तो रिसीट में आ गई। गवर्नमेंट ने अपना पैसा पूरा, अपनी सारी एसेट बेच के देख लिया, सब करके देख लिया, तो भी जितना पैसा आया फिर भी एक्सपेंडिचर ज्यादा था। तो अब ये जो गैप है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो कैसे पूरा होता है? सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग्स। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग भी कहते हैं हम। तो बहुत लोगों को डाउट होता है व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा है। गाइस, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इसलिए लिखा है टोटल रिसीट में से, कि टोटल रिसीट यानी मेरी गवर्नमेंट की अपनी टोटल रिसीट, जो गवर्नमेंट को वापस किसी को पे नहीं करनी। बोरोइंग जो गवर्नमेंट करती है वो गवर्नमेंट को फ्यूचर में पे करनी है वापस, तो वो गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का अपना पैसा कितना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो अपने पैसे से कितना ज्यादा है, एंड वो ज्यादा जो खर्चा है, जो गवर्नमेंट ने अपना पैसा, सपोजिटली गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा कर दिया 1,000 रुपए का, एंड गवर्नमेंट के जो पैसे आए, गवर्नमेंट के पास जो इनकम आई वो आई 700 रुपए। अब ये इनकम गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि अभी भी 300 रुपए ज्यादा खर्चा है। गवर्नमेंट ने कहा चल और मेरा कोई एसेट है वो बेच देता हूँ। गवर्नमेंट ने वो भी बेचा, तब भी 200 रुपीज बच गए। 200 रुपीज तो ऐसे हैं जो एक्सपेंडिचर हो गया है, अब गवर्नमेंट ने सारी एसेट बेच दी, सारे पैसे ले आई अपने, सारा पिगी बैंक खोल दिया, सब खोल दिया, लेकिन उसके अलावा भी 200 रुपीज ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना, अपना पैसा बोल रही हूँ मैं, बोरोइंग नहीं, तो गवर्नमेंट को ये पैसा बोरो करना पड़ेगा 200 रुपीज, राइट, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया। अब 200 रुपीज जो बोरो करना पड़ेगा, इसलिए जो फिस्कल डेफिसिट था आपका 200 रुपीज, वो इक्वल हो गया आपके बोरोइंग के। ओके, परफेक्ट। ओके, सो यही यहाँ पे लिखा है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर नॉट बोरोइंग। ओके, एनी रिसीट्स अदर देन बोरोइंग विच आर नॉट क्रिएटिंग डेट, उधारी नहीं चढ़ा रही हैं, वो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट हो जाती है। एग्जाम्पल, रिकवरी ऑफ लोन, मैंने किसी को लोन दिया था एंड उसने मुझे वापस दे दिया है, रिकवरी हो गई है लोन की, पैसे आ गए, मुझे किसी को नहीं देने। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी थी, उन्होंने वो बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, उससे जो भी पैसे आए वो गवर्नमेंट के अपने हैं, वो डेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल रिसीट्स है, लेकिन ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, ये इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट का अपना पैसा है ना, गवर्नमेंट का अपना पैसा जो किसी को वापस नहीं देना उन्होंने, वो इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, देन अब वो टेबल में आपको बता रहे हैं कि टेबल में यहाँ पे क्या क्या है, टेबल में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कैपिटल रिसीट्स हैं, इसमें हम बोरोइंग नहीं इंक्लूड करेंगे, बस बाकी सारा कुछ हम इंक्लूड कर लेंगे। रिकवरी ऑफ लोन एंड पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट,
ये रिसीट इंक्लूड कर लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से टोटल सब कुछ माइनस कर देंगे। सो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लेंगे, माइनस हम रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स जो डेट नहीं क्रिएट कर दी वो कर लेंगे, एंड नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स हैं आपकी, टोटल एक्सपेंडिचर ये है आपका। सो फिस्कल डेफिसिट आ गया आपका 3.5 टेबल में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यही वो यहाँ पर बता रहे हैं कि टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% है जीडीपी का। Fiscal deficit will have to be financed through borrowing, and thus it indicates total borrowing requirements of the government from all sources. तो गवर्नमेंट के हर सोर्सेस से जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती हैं उनको हम कहते हैं आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का एक और मीनिंग बोरोइंग रिक्वायरमेंट भी होता है, ठीक है, विच इज वाई आपको पता है कि क्यों होता है। तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, थोड़ा सा घर से बोरो करेगी अपनी कंट्री से, थोड़ा सा आरबीआई से बोरो करेगी, थोड़ा सा अब्रॉड से बोरो करेगी, पर जो टोटल बोरोइंग होगी गवर्नमेंट की हर सोर्स से फिस्कल डेफिसिट मीट करने के लिए वो हर जगह से होगी, घर से होगी, आई मीन होम कंट्री से होगी, आरबीआई से होगी, अब्रॉड से होगी। इसी वजह से ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, ओके, फ्रॉम ऑल सोर्सेस। Okay, net borrowing at home includes directly borrowed from public through debt instruments, for example, various small saving schemes, and indirectly from commercial banks through SLR. And the gross fiscal deficit is a key variable in judging financial health of public sector and stability of the government. So from the way gross fiscal deficit is measured given above, it can be seen that revenue deficit is a part of fiscal deficit. कैसे फिस्कल डेफिसिट हमने देखा था, रेवेन्यू बेसिकली आपको यहाँ पे ना ये करना है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट एंड माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो यहाँ पर अगर मैं इनको ले लू यहाँ पे तो ये तो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, या और प्लस यहाँ पर ये डेफिसिट और क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था ना। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सो कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो? यस, अगर रेवेन्यू डेफिसिट जीरो भी है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है कैपिटल रिसीट से, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से, सो सब तब भी फिस्कल डेफिसिट एग्जिस्ट कर सकता है। ये फॉर्मूले से आपको समझ आ गया, राइट? सो यही बोल रहे हैं वो, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट ब्रैकेट यहाँ लगा लो, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स यहाँ लगा लो। So a large share of revenue deficit in fiscal deficit indicated that a large part of borrowing is is being used to meet consumption expenditure rather than investment. So basically revenue deficit क्या है, consumption expenditure है गवर्नमेंट का, एंड ये जो है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सो अगर रेवेन्यू डेफिसिट जीरो है और तब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट है, यानी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये वेलफेयर एंड कंट्री की वेलबींग के लिए ओके है, सो देन फिस्कल डेफिसिट इज गुड एंड हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। बट अगर ये कम है, सपोजिटली ये सिर्फ 10 है एंड ये जो है ये 100 है, सो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के खर्चे नहीं पूरे हो रहे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बोरो कर रही है ऑन टॉप ऑफ इट रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए। सो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए आप बोरो कर रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। सो फिस्कल डेफिसिट कॉज ड्यू टू हाई रेवेन्यू डेफिसिट is not healthy for the economy. But fiscal deficit, if it is caused due to excess of capital expenditure over capital receipts, non-debt creating capital receipts, and not because of, if fiscal deficit is not high because of revenue deficit, that means it is healthy for the economy. You should know this distinction. Okay, then what is primary deficit? Primary deficit, we must note that borrowing requirement of the government includes interest obligation on accumulated debt. The goal of measuring primary deficit is to focus on present fiscal imbalances. To obtain an estimate of borrowing on account of current expenditure exceeds revenue, we need to calculate what has been called primary deficit. ठीक है, it is simply fiscal deficit minus interest payment. अब fiscal deficit है, fiscal deficit का मतलब है total expenditure minus total non-debt creating capital receipts, non-debt creating receipts, ठीक है, वो कर दी। अब उसमें से भी जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स
प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। सो अब ये तो हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें फिस्कल डेफिसिट हो गया। ये फिस्कल डेफिसिट में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत सारा हमें इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है। अगर हम हटा दें कि इंटरेस्ट पेमेंट क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि बोरो करा हुआ है, सो बोरोइंग हटाई फिस्कल डेफिसिट में। अब उसके बाद फिस्कल डेफिसिट से मैं इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा दूं तो मेरा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। सो और आपका इंटरेस्ट लायबिलिटीज कितनी है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज आपकी बोरोइंग पर होगी, राइट। So gross fiscal deficit minus net interest liabilities is equal to gross primary deficit. Net interest liabilities में क्या क्या आता है, interest payment minus interest receipts of the government. Okay, so yeah, that's that. And then fiscal policy, जैसे कि मैंने बोला, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कहाँ होती है, कहीं नहीं लिखी, तो ये देख लो। बॉक्स 5.1 फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है। वन ऑफ द कीन्स मेन आइडियाज इन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज दैट गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी should be used to stabilize the level of output and employment. गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, गवर्नमेंट का अपना खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस जो गवर्नमेंट यूज करती है, फिस्कल पॉलिसी उसमें आती है। एंड फिस्कल पॉलिसी का यूज होना चाहिए आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, थ्रू चेंजेस इन एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस से स्टेबलाइजेशन करनी चाहिए। अब स्टेबलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि एक्सेस डिमांड आपकी जो है एंड एक्सेस सप्लाई जो है, आपका एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड वाला कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में, ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉक्स है एंड ये वाला बॉक्स आपको बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा है, बट दिस लेक्चर आई वुड वांट टू टेक सेपरेटली। एंड मैं पहले आपको एडीएएस पढ़ाऊंगी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी एंड देन जो इमीडिएट संडे होगा वो स्पेशल वीडियो में बॉक्सेस के लिए लाऊंगी आपकी, स्पेशली कनेक्टिंग एडीएस चैप्टर विद गवर्नमेंट बजट, एंड जहां पे हम फिस्कल पॉलिसी का यूज करेंगे कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कैसे यूज होती है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस कंट्रोल करके हम किस तरह से स्टेबिलाईजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, यानी एडीएस चैप्टर में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का जो केस है वो कैसे करेक्ट हो सकता है थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हम ये देखेंगे उसमें, ठीक है। So this is a little complicated, which is, I'm not leaving this is important, but for the time being, I am putting up hold on this because I want to bring a special dedicated video on this box where we'll talk of balance budget multiplier, Ricardian equivalence, ये सारी ही चीजें important है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी, so don't you worry, and I'll cover it separately in a different video. Okay, and yeah, I think that's it, and do give it a read. ये तो ठीक है, चलो दिस इज ओके, बट एक बॉक्स और है जो आई थिंक बहुत ही बेसिक है, जो पढ़ाने की कोई वो नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ उसमें। ओके, लेट्स सी वेयर इज इट। या आई थिंक एफआरबीएम का एक बॉक्स है, या सी जीएसटी का ये जो बॉक्स है आपको दिख रहा है, बॉक्स 5.3, एवरीवन दिस इज सिंपल। जीएसटी कब आया था ये पता होना बहुत जरूरी है, 1 जुलाई 2017, इस पे क्वेश्चन आते हैं जीएसटी क्या है। एंड ये बॉक्स देख लेना, इस बॉक्स से ना केस स्टडी आ जाती है, एंड वो केस स्टडी मैंने देखी है, केस स्टडी बोर्ड्स के एग्जाम में भी देखी है मैंने, एंड सीयूईटी के एग्जाम में भी देखी है। सो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डीमोनेटाइजेशन का बॉक्स है एंड एक ये वाला जीएसटी का बॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था जिसमें हमने बात की थी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बट 3 और पॉलिसी स्टेटमेंट जरूरी होती हैं गवर्नमेंट की, तो हमने वो देखा था। एंड फिस्कल पॉलिसी बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है, ये जस्ट गिव इट अ रीड, बिल्कुल सिंपल है कि फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को कितना मेंटेन करना चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं, एंड कमिटी वगैरह, ये एक बेसिक रीड कर लो, लर्न करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे केस स्टडी ही आएगी। लेकिन केस स्टडीज में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए वो ऐसी केस स्टडी देते हैं, क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो केस स्टडी से नहीं होता, वो बस नाम के लिए केस स्टडी होती है, क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ बॉक्सेस से होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट यू रीड दिस इन जीएसटी। सो आई विल से 5.2 and 5.3 box, you give it a read. If any doubts, let me know in the comment section, और टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे बोल दो, या फिर इंस्टाग्राम है, वहां कहीं भी बोल दो, wherever you are comfortable, let me know if you find any issues. And whereas it comes to box 5.1 fiscal policy and stabilization measure, this is related to
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ADNAS चैप्टर। सो क्योंकि वो रिलेटेड है, मैंने अभी ADAS नहीं करा है, सो मैं इस पे स्पेशल वीडियो एक लेकर आऊंगी डेडिकेटेड इस बॉक्स पे, एंड इसी बॉक्स से मैं आपको बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये सारा कुछ कवर कराऊंगी। डू नॉट लीव दिस, ऑल दिस is very important. Okay, so that is why I'll make a special dedicated video. Once I'll cover ADNAS, उसके साथ साथ मैं ये cover कर दूंगी. Okay, perfect. So I believe that's all for today, and we are done with this NCERT chapter. And do remember to practice the questions. Okay, let me see. Hold on, give me a minute. I think there's some, yeah. Do remember, do not forget to practice these back questions. CBSE gives you directly these questions sometimes, and even CUET asks questions related to these boxes. And as I always say, चैप्टर में ये क्वेश्चन देख लो कितने सारे हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन। तो प्लीज, एंड फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी होते हैं नहीं होते, GST क्या है देख लो, इतने सारे क्वेश्चन है। एक बार ये देख लोगे और ये कर लोगे तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। सो या ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू रीड इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो कि हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर ओवरऑल। And yeah, with that we have come to an end. So guys, I hope you're finding it useful. I hope you're finding the NCERT series helpful, and do not skip any boxes in the NCERT. That's a pro tip from me. Boxes are very important. And कोई important नहीं होगा तो मैं खुद बता दूंगी, जैसे मनी एंड बैंकिंग में एक जगह है जो बहुत ज्यादा important नहीं है, मैं खुद बता दूंगी। But the 5.1 box of government budget where we talk of fiscal policy एंड कैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से इनकम में कैसे चेंज आता है, एंड कैसे स्टेबलाइजेशन होती है, कैसे हम एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट कैसे स्टेबलाइजेशन कर सकती है इकोनॉमी में, प्राइस फ्लक्चुएशन कंट्रोल कर सकती है। प्राइस फ्लक्चुएशन होता क्यों है, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक्सेस डिमांड होगी, अगर नहीं मीट हो पा रही होगी तो प्राइस बढ़ेगा। डेफिशिएंट डिमांड होगी, डिमांड कम होगी और प्रोडक्शन ज्यादा हो गई होगी, प्रोड्यूसर स्टॉक बना के बैठे हैं पर कोई मांग ही नहीं रहा, तो उन्हें कम करना पड़ेगा प्राइस। दोनों ही केस में प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस या तो बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है। अब जब गवर्नमेंट, और ये मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल हो नहीं रहा, डिमांड एंड सप्लाई से, क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हो रही है। तो ये कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, अभी मैं RBI की बात नहीं कर रही कि इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजर यूज करेगी, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो G कॉम्पोनेंट है या टैक्सेस का कॉम्पोनेंट है वो यूज करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज करके स्टेबिलाईजेशन करेगी, यानी एक्सेस डिमांड में प्राइस को कंट्रोल करेगी, एंड प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है उसको कंट्रोल में लाएगी, एंड डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो प्राइस गिर गया है उसको कंट्रोल में लाएगी एंड वापस स्टेबलाइज करेगी। दोनों ही केस में प्राइस जब ज्यादा है उसको नॉर्मल लेवल, ये है प्राइस नॉर्मल लेवल पे आएगा, या प्राइस कम है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाएगी गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी यूज करेगी। गवर्नमेंट जब स्टेबलाइजेशन करेगी उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहेंगे, क्योंकि जब सरकार यूज करेगी तो या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्सेस यूज करेगी, पर वो मैथमेटिकल वे में एंड इकोनॉमिकल वे में कैसे होगा द एंटायर सिचुएशन गवर्नमेंट की, एंड कितना ट्रांसफर पेमेंट चेंज करने से, कितना टैक्स चेंज करने से, या कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज करने से कितना चेंज आएगा इनकम में, नेशनल इनकम में, GDP में कितना चेंज आएगा, कितना डिमांड में चेंज आएगा, ये सारी ही चीजें हम बात करेंगे डिटेल में जब मैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की क्लास लूंगी आपकी NCERT में, तब आपको कनेक्ट कराकर ये स्पेशली करा दूंगी। सो डोंट वरी, ठीक है, डोंट थिंक आई एम लीविंग इट एंड यू डोंट हैव टू लीव इट एज वेल। Okay, so let me know, do share your feedback, and do not forget to watch the other videos. Do not forget to watch balance of payment and foreign exchange rate and all the NCERT videos. I'll link it somewhere, and keep watching, keep studying, keep practicing, and let me know in case of any other requirement. Take care guys, and bye bye.